बुखारी नाइक। एक्चुअली आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस मसले पे है। फर्स्ट कि हमें सिंबल मिला क्या, और सेकंड हमने एक मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो जो मैंने बनाया वो नियर अबाउट 10 ईयर्स की मेहनत है। 10 साल 2014 से लेकर आज तक 2024 तक हमने मैनिफेस्टो बनाया। मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करता गया और मैंने देखी रियल प्रॉब्लम्स लोगों की कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है, उन्हीं पे मैनिफेस्टो बनाया। जो पहले सेल्फ रूल और बाकी गवर्नेंस की क्या क्या बातें करते थे वो नहीं, जो प्रैक्टिकली हम कर पाएंगे। बहुत सारे आज दावे करते हैं हम 370 वापस दिलाएंगे, बाकी चीज़ें, वो कोई दावा नहीं है। जो प्रैक्टिकल जनरल पब्लिक की प्रॉब्लम्स है वही मैंने यहाँ पर पहले मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का कि हमारा फॉर्म सिलेक्ट हो गया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पर्टिकुलरली ARO साहब का। उन्होंने बड़ा ताउन दिया, कोऑर्डिनेट किया हमारे साथ, और एडवोकेट अब्दुल रूब का फॉर्म सिलेक्ट हो गया और उसमें हमें सिंबल मिला CCTV। ये है CCTV। और अल्लाह की मर्ज़ी यही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ फाइट अगेंस्ट करप्शन पे, और बहुत सारे स्कैम्स, चाहे इलीगल माइनिंग हो, चाहे इलीगल प्राइवेट स्कूल का माफिया हो, चाहे इलीगल फार्मासिस्ट्स हो, चाहे इलीगल जो फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स बेच रहे हो, या इलीगल डिग्रीज उसमें EWS या ओपन मेरिट कैटेगरी पे जो हमने बात की, जो या हमारा गुज्जर एंड बकरवाल का तबका, उनकी एट्रोसिटीज़ हो, उनका ऑपरेशन हो, उनके लिए मूवेबल हॉस्पिटल्स की बात हो, मूवेबल स्कूल्स की बात हो, और उनकी ही रीजन में उनकी फैकल्टी की बात हो, वो सब मैंने इससे पहले किए हैं। और 24/7 आपने देखा 10 सालों से मैं काम कर रहा हूँ, और हमने मैनिफेस्टो के चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं। 15 पॉइंट्स है, ये मैंने आप लोगों को भी बांटा। सबसे पहले अगर आप लोग हमें वोट करोगे, उसमें अगर कैंडिडेट इन हो जाता है विद इन 6 मंथ्स, 18 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है, करप्शन फ्री करेंगे, उसके साथ ड्रग फ्री होगा। अब आप कहेंगे कैसे? हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ताउन ले लेंगे, और जितनी भी सोसाइटीज़ है, हर एक गांव में सोसाइटी होती है, उनका कॉपरेशन लेके वो सब खत्म करेंगे। प्राइवेट स्कूल का माफिया आपने देखा, एडमिशन फ़ी कितना है, बुक सेपरेट चार्ज किए जाते हैं, जूते, यूनिफॉर्म्स, वो सब माफिया खत्म होगा, क्योंकि ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर्स निकाले, वो उनको इंप्लीमेंट खाली करना है, वो करके दे देंगे आप लोगों को। उसके बाद वहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स में हमारे टीचर हैं, दे गेट हार्डली मीगर सैलरी, 2700 सैलरी है, 3000 हमारी बहनों की सैलरी है, उसको हम इनकलकेट करके जो बेसिक मिनिमम वेजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग उनकी सैलरी होगी। और उसके बाद कंप्लीट बैन इलीगल माइनिंग का होगा, क्योंकि इलीगल माइनिंग का माफिया जो है, रिसोर्सेज जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, उसके रिसोर्सेज, लेकिन वो उनको लीज पे लिया जाता है। लीज के बाद जो ट्रैक्टर वाला यहाँ है उसको नहीं उठाने देते हैं वो प्रोडक्ट। मैंने इसके लिए बहुत अच्छा प्लान सोचा है। अगर लीज का 2 करोड़ 3 करोड़ एक बेल्ट में आता है, हम उन ट्रैक्टर वालों से 5-5 हज़ार रुपये 1 साल का ले लेंगे और वो डिपॉजिट करेंगे गवर्नमेंट खजाने में। उससे क्या होगा? उससे इनकम जनरेशन होगा गवर्नमेंट खजाने का भी, और लोकल्स के लिए लोकल प्रोडक्ट रहेगा। वहाँ 2-3 यूथ उसके साथ मैन्युअली काम करेगा, और जो मशीनरीज है, डोजर, डंपर्स, वो कंप्लीट बैन हो जाएगा। और जो कास्ट है, चाहे सैंड हो, बाजरी हो, बोल्ड है, उसका कास्ट 60% डिक्लाइन होगा। अगर आप मकान बनाते हो, मकान आपको 17 लाख 18 लाख में बनता है, वो इंशाल्लाह जब आप इलेक्ट करोगे हमारे पार्लियामेंट मेंबर को, वो 6 लाख 7 लाख में कंप्लीट करके दे दूंगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, और आपने इवन मेरा ट्रेलर तो देखा ही है। उसके बाद NGT के रूल्स जो है, मिनरल माइनर रूल्स 2016 को, उनको हम इंप्लीमेंट कराएंगे। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है, आपने देखा बहुत सारी फेक एंड फॉर्ज्ड डिग्रीज है, उन डॉक्टर्स को हम निकालेंगे सिस्टम से, और जिनके फार्मासिस्ट्स के फेक सर्टिफिकेट्स हैं उनको निकालेंगे, जो क्रीम और डिजर्विंग है उनको इन करेंगे। उसके बाद अगर हम यहाँ एक टेबलेट लेते हैं, हमें फर्क नहीं होता, और दिल्ली में वही टेबलेट ले लेते हैं, उससे लोगों को फर्क पड़ता है। या इवन दिल्ली में हम एक स्ट्रिप लेते हैं, उस दवाइयों पर लिखा हुआ है 200 रुपीज़ 300 रुपीज़, और यही यहाँ पर वो दवाइयाँ 800-900 की स्ट्रिप मिलती है। इसलिए वेरिएशन है उनमें, कंपोजिशन में वेरिएशन है, उसको हम अकाउंटेबल बना के दे देंगे आप लोगों को। यह हमारा प्रॉमिस है। हॉर्टिकल्चर में आपने देखा होगा कोल्ड स्टोरेज का माफिया है। कोल्ड स्टोरेज वालों ने अब ऐसा रूल चलाया है, जितने भी हमारे ग्रोवर्स हैं उनकी जो एप्पल हाई डेंसिटी प्लांटेशन में हर जगह कंप्लेंट्स है। जो हाई डेंसिटी से एसोसिएटेड है, जिसकी कंपनी है, उसको हम ब्लैक लिस्ट करेंगे अगर उन्होंने प्रॉपर प्लांटेशन
कंपनसेशन नहीं दी, उसके बाद पेस्टिसाइड्स या फंजिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स अगर फेल हुआ है, उसकी वजह से क्रॉप फेल किसी भी ग्रोअर को हो जाता है, उसको 3 टाइम्स कंपनसेशन की गारंटी मैं देता हूं। विद इन 1 ईयर उसको कंपनसेशन दे देंगे। उसके बाद आपने देखा होगा हिंदुस्तान में हर जगह रेलवे डेवलपमेंट नेटवर्क बहुत अच्छा है, सल्यूट है उसके लिए। बाकी पार्ट्स में भी रेलवे डेवलपमेंट 5 फुट्स लिया जाता है 10 फुट्स तक, लेकिन यहां पर अभी रिसेंटली क्यास है, टेंशन है लोगों में, पहलगाम, अनंतनाग हो या कुलगाम हो या शुपियन हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक 700 से लेके 1300 फीट कवर किया गया। उसकी वजह से यहाँ के ग्रोवर्स को बहुत टेंशन है। वो टेंशन नहीं होनी चाहिए। जहाँ जैसे हिली रीजन्स में हम अवॉइड करते हैं डिफॉरेस्टेशन को, हम अवॉइड करते हैं कि जो बागात बने हैं उन पे इम्पैक्ट ना हो, और इसी वजह से हम सोचते हैं यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो, क्यों ना वो लिया जाए उस जगह पे जहाँ पर ये प्लांटेशन ना हो, जहाँ पर बागात ना हो, जहाँ पर वाटर बॉडीज पे इम्पैक्ट ना हो, वहीं से लेनी चाहिए, और सेटलमेंट पे जिससे मिनिमम इम्पैक्ट पड़े। उसके बाद पीडीडी डिपार्टमेंट में बिल्स आपने देखा है, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर भी यूटी हो गई। जब ये यूटी हो गई तो जब वहां पर 300 यूनिट्स फ्री है, हमारी गरीब आवाम को वहां दी जाती है, तो यहां पर भी मिडिल क्लास और पुअर क्लास को कंसिडर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बीपीएल कार्ड जो अनडिजर्व्ड लोगों को है, जो डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, जो बहुत अमीर है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, वो बीपीएल और अंत्योदय हम डिजर्विंग उनको देंगे कंज्यूमर्स को, ताकि उसी से सबसे ज्यादा करप्शन होता है। क्योंकि जो ये बीपीएल है उससे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनती है, उससे गोल्डन कार्ड बनता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल डिक्लाइन होती है, उससे स्कॉलरशिप्स मिलती है। जो डिजर्विंग हमारा कैंडिडेट है उसको वो बीपीएल और अंत्योदय मिलना चाहिए, और जो बाकी है उनको एपीएल में होना चाहिए, ताकि बिजली बिल भी डिक्लाइन हो जाएगी और हमारी जनरल पब्लिक को फायदा। उसके बाद डेली वेजर्स हर एक डिपार्टमेंट में, हेल्थ में है, एजुकेशन में है, फ्लोरिकल्चर में है, एग्रीकल्चर में, हर एक डिपार्टमेंट में डेली वेजर्स। अगर दिल्ली यूटी में मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है तो हमारी यूटी में क्यों नहीं है, उसको हम लागू करवाएंगे। उसके बाद रहबरी खेल 6 साल से बेचारे 6000 ले रहे हैं, उनको तो या तो जॉब पॉलिसी करो या तो मिनिमम वेजेस एक्ट करो। तारीफें हैं वो कम है, उनको मैं सल्यूट करता हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट को, वो काम करती है, लेकिन उनको जनरल पब्लिक से बहुत जगह पर लूप होल्स मिलती है। पहले ही मुखबिरी होती है कि वो छूट जाते हैं, या इवन आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, अगर आप देखेंगे 2019 से पहले जितने भी गांव में सरपंच, पंच और पॉलिटिकल गूंज थे, वो क्या करते हैं, वो पहले ही इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनको ड्रग्स प्लेयर छूट जाते हैं या पॉलिटिकल प्रेशर ले आते हैं। मैं इसीलिए चाहता इवन अगर मेरी टीम जो 4500 मेंबर्स, या आपने कल हमारा पार्लियामेंटेरियन चुना, अगर इसका कोई पंच सरपंच कल सपोर्ट करेगा उसको हम पहले जेल में डालेंगे, मेरा यही कहना। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में ये अकाउंटेबिलिटी नहीं है, वो नरेगा में फ्रॉड्स करते हैं, वो आईएवाई शेड में फ्रॉड्स करते हैं, कहां पर अकाउंटेबल है? आप मुझे ये बता दीजिए, हर एक गांव में पीडीपी के 10 वर्कर्स है, 10 घर वर्कर है, एनसी के 10 घर, बीजेपी के 10 घर, और उन्हीं को 5 साल तक फायदा मिलता है। मुझे बाकी 200 जो हाउस होल्ड से गांव में है उनको फायदा नहीं मिलता है, कोई बात करने के लायक नहीं होता है। उसके बाद आपने दूसरा क्वेश्चन कहा प्राइवेट स्कूल्स का ऑर्डर, मुझे ये बता दीजिए, ऑर्डर्स तो किताबों में दफन है, फाइल्स में दफन है, क्या प्रैक्टिकली वो करते हैं? आप ही बता दीजिए, आपके सामने यहाँ पर कितने स्कूल्स माफिया चला रहे हैं, उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो उन लोगों के रिलेटिव्स पढ़ते हैं। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं आजकल, उन्होंने खानदानी राज चलाया और उन्होंने ये एक्सप्लॉयटेशन किया। अगर उनकी स्ट्रिक्टनेस होती, अगर उन चाहे महबूबा मुफ्ती थी, गलती उनसे बहुत बड़ी हो गई, आपको पता है, टॉफी, दूध, वो सब किस्से आपको पता है। इवन आपको पता है बीजेपी कभी यहाँ नहीं आ सकती है, उन्होंने उनको कंधे पे बिठा के यहाँ लाया। उन्होंने 1950 से लेके आज तक एनसी ने क्या किया, आप खुद देख लीजिए, हर एक गांव में 10 घर एनसी के, जो भी फंड्स हैं, जो भी आईएवाई है, जो भी टीचर्स लगते हैं, वो उन्हीं के हैं। इसीलिए हम चाहते हैं ये खानदानी राज खत्म हो जाए और जस्टिस हो जाए। मेरी टीम नियर अबाउट 4,500 है, हम इसी पे काम करते हैं। इसीलिए हमने ये 15 पॉइंट्स, ये मेरे अकेले का काम नहीं है, ये हमारी पूरी टीम का काम है और 10 सालों की मेहनत है, उसी पे बात करेंगे। उसके बाद आपने कहा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, आपने खुद मुझे देखा, अभी रिसेंटली मैंने 5-6 फर्टिलाइजर्स शॉप्स पे रेड मारी, आपने खुद देखा, ऑर्डर तो थे ना, लेकिन मैंने टीम ले ली साथ में और उस पर एडिटिंग की थी डेट पे, कंपनी से हमारी बात हो गई। आपने देखा होगा पिछले 1 साल से मैं कितना स्ट्रिक्ट हूँ इस पे, इसी वजह से इवन
जहां पर भी मैं ये एक्सपोज करता हूं वहां पूरे डिस्ट्रिक्ट में तबीयत ही बदलती है। आपने देखा गुलजार साहब जो यहां पर डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे 44 ईयर्स से तो कर रहे थे ना, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उसको निकाला? डोंगी बाबाज कितने सोसाइटीज में है, किस पॉलिटिकल पार्टी ने निकाला? जितने भी गुंडे हैं, जितना ड्रग माफिया है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज की देन है, क्योंकि इनके जितने भी गुंडे हैं उनको इसी से फंड मिलता है। मैं चाहता हूं वो सब खत्म हो जाए, यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले। आपको ये भी पता है 2019 में फायर एंड इमरजेंसी में कितना यूथ हमारा, उनके साथ कितना फ्रॉड हुआ। उसके बाद एसआई सिलेक्शन में, यहाँ इवन बैंक 2014 जो पोस्टिंग हुई उसके बाद आपने बैंक में देखा कितने करीम बंदों को ड्रॉप किया जाता है और उन्हीं बंदों को लगाया जाता है जो पॉलिटिकल पार्टीज के ठग से। आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ARO साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिसने मुझे इतनी डिफ़िकल्ट टाइम में भी अपॉर्चुनिटी दे दी अपने फॉर्म को एक्सेप्ट कराने के लिए। अब बात रही है बात हार या जीत की, वो मैटर नहीं करता है। इस टाइम पे हमारा यूथ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहा है। पिछले 70 सालों से उनकी कोई बात नहीं की गई है, उनका कहीं पे रिप्रेजेंटेशन नहीं किया गया है, उनसे वोट लिया गया, उसके बाद उसी वोट को मिसयूज़ किया गया है। यहाँ पे बात नहीं है जीतने या हारने की, लेकिन मैं मेरा जहाँ तक ताल्लुक है, जहाँ तक मेरी आइडियोलॉजी है, मैं इस टाइम पे ये चाहता हूँ कि जितना भी जम्मू एंड कश्मीर का यूथ है, जितने भी आइडियोलॉजिस्ट पर्सन है, वो देखेंगे कि उन्होंने हर किसी को अपॉर्चुनिटी दे दी है। PDP को दिया है, NC को दिया है, हर किसी गवर्नमेंट को 5 साल 10 साल 15 सालों से चला रहे वो, लेकिन उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। मैं एक यूथ हूँ, मैं एक परस्यूइंग PhD स्कॉलर हूँ, इस टाइम पे PhD भी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं कितना ज़्यादा सफ़र हो रहा हूँ जॉब की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, और ये चैलेंज मेरे लिए नहीं, ये पूरे जम्मू एंड कश्मीर के लिए चैलेंज की बात है। अगर वो मुझे साथ दे देंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं, ये सीट को हासिल कर लेना। ये मेरी सिर्फ कामयाबी नहीं होगी, ये उन लोगों की कामयाबी होगी जो मुझे सपोर्ट करेंगे, जो मुझे पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे। मैं उनकी आवाज़ को वहाँ पर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को दिल्ली में रिप्रेजेंट करूँगा पार्लियामेंट के अंदर, ना कि दिल्ली को रिप्रेजेंट करूँगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। जी।